नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे कानून की जो भारत में लाखों लोगों के काम करने के तरीके को तय करता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है। ये तो नियोक्ताओं यानी एम्प्लॉयर्स और कर्मचारियों यानी एम्प्लॉयज के बीच पावर बैलेंस की एक कहानी है। अच्छा, इससे पहले कि हम इस एक्ट की गहराइयों में उतरें, चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और ये समझते हैं कि भाई इस तरह के कानून की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। क्योंकि आखिरकार किसी भी इंडस्ट्री की असली बुनियाद तो उसके लोग ही होते हैं ना। जरा सोचिए, एक फैक्ट्री है जहां माहौल बड़ा तनाव वाला है। मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही है, तो क्या होगा? प्रोडक्शन धीमा पड़ जाएगा, क्वालिटी गिरेगी और आखिर में नुकसान तो पूरी कंपनी का ही होगा। ये सिर्फ भावनाओं की बात नहीं है, इसका सीधा असर उत्पादकता और मुनाफे पर पड़ता है। और बस यही वो जड़ है जिसे औद्योगिक संबंध यानी इंडस्ट्रियल रिलेशंस सुलझाने की कोशिश करते हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि एक किसी भी वर्कप्लेस का पूरा इकोसिस्टम है। इसमें एक एक व्यक्ति के रिश्ते से लेकर बड़े बड़े सामूहिक समझौते सब कुछ आ जाता है। ये सिर्फ नियमों के बारे में नहीं है, बल्कि उस कल्चर के बारे में भी है जो एक कंपनी के अंदर पनपता है। तो जब ये तालमेल बिगड़ जाता है और सामंजस्य से काम नहीं करता, तब संघर्ष को संभालने के लिए एक ढांचे की जरूरत पड़ती है। और यहीं से हमारा आज का मुख्य विषय शुरू होता है। ये एक्ट आप समझिए एक तरह की रूल बुक ही है। इसे इसीलिए बनाया गया था कि जब भी कोई विवाद हो तो उसे सुलझाने का एक तय रास्ता हो, ताकि अफरा तफरी न मचे और एक निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाई जा सके। देखिए, ये एक्ट सिर्फ एक फायर फाइटर की तरह काम नहीं करता जो आग लगने के बाद आता है। ये तो एक आर्किटेक्ट की तरह भी है, जो एक ऐसा ढांचा बनाने की कोशिश करता है जहां आग लगने की नौबत ही कम आए। मतलब ये रोकथाम और निष्पक्षता पर भी उतना ही जोर देता है जितना कि इलाज पर। अब इस रूल बुक को समझने के लिए पहले इसकी अपनी खास भाषा को सीखना होगा, है ना? कानूनी भाषा में तो इसकी परिभाषा बहुत लंबी है, पर सीधे सीधे शब्दों में इसका मतलब है काम से जुड़ा कोई भी झगड़ा या मतभेद। ये सैलरी को लेकर हो सकता है, काम के घंटों को लेकर, या फिर किसी को नौकरी पर रखने या निकालने को लेकर भी हो सकता है। ये वो तरीका है जिससे कर्मचारी अपनी सामूहिक शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। जब बातचीत से बात नहीं बनती तो वे एक साथ काम करना बंद कर देते हैं, ताकि मैनेजमेंट पर उनकी बात सुनने का दबाव बने। और यह है सिक्के का दूसरा पहलू। मतलब ये हड़ताल का एम्प्लॉयर वर्जन है, जिसका इस्तेमाल वो अपनी शर्तें मनवाने के लिए करते हैं। तो जैसा कि इस तुलना में साफ साफ दिख रहा है, सबसे बड़ा फर्क बस इस बात का है कि शुरुआत कौन कर रहा है। दोनों में ही काम रुकता है, लेकिन एक कर्मचारियों का हथियार है तो दूसरा नियोक्ता का। ये एक टेम्पररी सिचुएशन है। सोचिए, एक फैक्ट्री है, अचानक कोयले की सप्लाई बंद हो गई या कोई बड़ी मशीन खराब हो गई। अब नियोक्ता काम नहीं दे सकता, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं है। अक्सर ये ऐसे कारणों से होता है जो उसके कंट्रोल से बाहर हैं। अब ये ले ऑफ से बिल्कुल अलग है। यहां बात टेम्परेरी नहीं, परमानेंट है। मतलब नौकरी की स्थायी समाप्ति। हाँ, ये कोई सजा नहीं है, बल्कि अक्सर आर्थिक या कंपनी के पुनर्गठन जैसे कारणों से होता है। तो सबसे जरूरी बात जो यहां समझनी है वो ये है कि एक तरफ बस एक टेम्पररी पॉज है और दूसरी तरफ नौकरी का परमानेंट एंड। ये फर्क बहुत अहम है, क्योंकि इससे कर्मचारी के भविष्य और उसके अधिकारों पर सीधा असर पड़ता है। तो अब जब हम ये सारे टर्म्स समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि अगर कोई विवाद हो जाए तो उसे सुलझाने का ऑफिशियल प्रोसेस क्या है। देखिए, ये सिस्टम बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह बना है। पहला कदम है कार्य समिति, मतलब अंदरूनी बातचीत। अगर वहां बात नहीं बनी तो आप एक मध्यस्थ को लाते हैं, जिसे सुलह अधिकारी कहते हैं। और अगर वो भी नाकाम रहा तो मामला एक फॉर्मल कोर्ट में जाता है, जिसे अधिनिर्णय कहते हैं। और फिर वहां से एक अंतिम फैसला आता है। इसे आप एक मैरिज काउंसलर की तरह समझ सकते हैं। सुलह अधिकारी का काम है दोनों पार्टियों को एक समझौते तक लाने में मदद करना, लेकिन वो किसी को कुछ भी करने पर मजबूर नहीं कर सकता। ये पूरी तरह से आपसी सहयोग पर निर्भर करता है। तो ये जो अवार्ड है, ये समझिए कोर्ट के फैसले जैसा है। ये फाइनल है और इसे दोनों पार्टियों को मानना ही पड़ता है। ये मामले पर आखिरी शब्द होता है। और ये जो नंबर है ना, 17 केंद्रीय न्यायाधिकरण, ये आपको बताता है कि ये सिस्टम कितने बड़े पैमाने पे काम करता है। ये सिर्फ कागज पर बना एक कानून नहीं है। इन विवादों को संभालने के लिए एक पूरा नेटवर्क, एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। तो सवाल ये उठता है कि 75 साल से भी ज्यादा पुराने इस कानून की आज भी इतनी अहमियत क्यों है?
देखिए, सीधी सी बात यह है कि ये एक्ट किसी भी देश के आर्थिक इंजन में होने वाली जरूरी खींचतान को संभालने का एक व्यवस्थित तरीका देता है। ये सुनिश्चित करता है कि जब भी मतभेद हों, और वो तो होंगे ही, तो केओस ना फैले, बल्कि एक प्रोसेस हो। इससे लाखों कामगारों के लिए स्थिरता और निष्पक्षता बनी रहती है। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर रुकते हैं। एक कानून जो फैक्ट्रियों और मिलों के दौर में बना था, वो आज की गिग इकॉनमी और वर्क फ्रॉम होम की दुनिया में कितना रेलेवेंट है? ये खुली बहस है और इसका जवाब ही भारत में काम के भविष्य को तय करेगा।